Hello students, welcome to our channel Discovery and YCL. In this channel we provide you the best coaching facility from the top educators for JEE, NEET and CBSE board classes. So if you want to get connected with us, subscribe our channel and press the bell icon for latest updates. This is the fourth lecture in the series of electrostatics and today's topic will be electric dipole. So इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं पहले वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फिज़िक्स में किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसका सिग्निफिकेंस या जनरल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को स्टडी इसलिए किया जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली डायटोमिक कंपाउंड्स, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स. मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक डायटोमिक कंपाउंड के साथ, जैसे कि HCl मॉलिक्यूल. दैट HCl कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन एंड देयर इज अ स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ बिटवीन देम. तो दिस H पॉजिटिव आयन, ये जो H पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट्स, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज है. सो द चार्ज एसोसिएटेड इज Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. और इसी तरीके से जो ये Cl नेगेटिव आयन है स्टूडेंट्स, इसके साथ जो चार्ज एसोसिएटेड है वो है Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. So as you can see that these are two charges, one positive and another negative, and there is a definite separation between them. It means that this combination is actually a dipole. The word di means two और पोल का मतलब दो एंड्स या दो अपोजिट एंड्स बेसिकली. तो HCl मॉलिक्यूल इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्योंकि ये दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स कई और तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि NaCl मॉलिक्यूल, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. इवन स्टूडेंट्स वी विल फर्दर सी दैट H2O मॉलिक्यूल इटसेल्फ कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ डाइपोल with a smaller charge in comparison to the charge of an electron. So let's see what happens when we study the mathematics associated with the dipole. इस तरीके से डाइपोल अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट करता है. एक्सियल सिचुएशंस, इक्वेटोरियल सिचुएशंस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जनरल सिचुएशंस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट. और अगर आप किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो किस तरीके से वो फोर्स अप्लाई करता है या किस तरीके से वो रोटेट करता है ड्यू टू द टॉर्क अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल. So electrical dipole is basically a combination of two equal and opposite charges which are placed at a particular distance from each other. That distance is very small. दो चार्जेस के बीच का स्टूडेंट्स जो सेपरेशन होगा ये काफ़ी छोटा होगा, और इस छोटे सेपरेशन को लेने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड डाइपोल्स आप इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं वो बेसिकली डायटोमिक आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि बहुत कम सेपरेशन जिसमें दोनों आयंस के बीच में होता है. दैट सेपरेशन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम और आइदर नैनोमीटर्स. सो दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ द डाइपोल विल बी इग्नोर्ड व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल. सो लेट्स स्टार्ट विद अ नॉर्मल डाइपोल. एक नॉर्मल डाइपोल जो है वो एक माइनस चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इक्वल और अपोजिट, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है विच आर सेपरेटेड बाय सम स्पेसिफिक लेंथ 2L. और कोई भी डिस्टेंस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की आप मेज़र करेंगे वो हमेशा इसके सेंटर से मेज़र करेंगे, बिकॉज फ्रॉम एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस बिकम्स नेग्लिजिबल. दोनों चार्जेस के बीच में स्टूडेंट्स जो सेपरेशन होगा, जो गैप होगा, वो इतना ज़्यादा छोटा आपको ऑब्जर्व होगा कि आप जब भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस को उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे इग्नोर किया जा सकता है. इसका मतलब डाइपोल की अपनी लेंथ कहीं पर भी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज दैट डिस्टेंस इन फिजिकल एस्पेक्ट्स, इन रियलिटी जो भी नेचर में डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें ये डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जो फिजिकल डाइपोल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट्स वाई वी कैन ऑलवेज इग्नोर दैट लेंथ L इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस डिस्टेंस पे है उसके कंपैरिजन में आप इस लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं. क्योंकि ये डिस्टेंस R है स्टूडेंट्स, तो सेंटर से जो डिस्टेंस प्लस Q चार्ज की है दैट विल बी L. सिमिलरली ये लेंथ भी L होगी. तो हम एक स्ट्रेट
कैलकुलेशन से r माइनस एल की फॉर्म में इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं r माइनस एल, एंड सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं r प्लस एल। ओके, कोई भी इस तरीके का पॉइंट जो कि डाइपोल की एक्सिस के अलोंग लाई करता है, इसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट। तो व्हाट डज इट मीन्स बाय एन एक्सियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट का मतलब यह है कि डाइपोल के माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को मिलाने वाली अगर कोई लाइन होगी और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी इसी लाइन में लाई करे, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि इंडिविजुअल चार्जेस इस पॉइंट पी पे किस तरीके से फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सपोज कीजिए कि ये चार्ज, इसको हमने ए और इसको बी से रिप्रेजेंट किया है। सो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक सोर्स की तरह काम करता है फील्ड लाइंस के, इट मीन्स द फील्ड लाइंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज विल एग्जिट दैट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस स्टार्ट होती हैं फील्ड लाइंस, वो पॉजिटिव चार्ज को एग्जिट करती हैं। तो बी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, वो ई बी होगा, और ए चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ई ए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए चार्ज इज एक्टिंग लाइक अ सिंक फॉर फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। दैट्स वाई यू विल हैव अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए ही पॉइंट की ओर को डायरेक्टेड है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज़ का हम बहुत ध्यान रखेंगे कि जब हम ई ए और ई बी को कंबाइन करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते वक्त, तो हमें चार्ज के साइन को लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आप ई ए और ई बी का फॉर्मूला रखें तो वहाँ पर आप क्यू के साइन को भी लें, क्योंकि आपने उस साइन के इफेक्ट को पहले ही डायरेक्शन में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। क्योंकि ये दो अपोजिट वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, तो हम ई ए की वैल्यू को, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? ई बी माइनस ई ए। और ई बी माइनस ई ए लिखने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि क्यू चार्ज आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज़्यादा क्लोज है प्लस क्यू चार्ज, सो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे प्रोड्यूस करता है दैट विल बी लार्जर। वो क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जिसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कम होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसकी डायरेक्शन जो है वो ए पॉइंट की ओर, उसकी अपनी ओर को ही है, और बी चार्ज की एग्जिटिंग जो है फील्ड लाइंस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ई बी में से ई ए को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा बिकॉज दे आर टू अपोजिट फोर्सेस। ओके, सो हम यहाँ पर सीधे सीधे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं, आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं, तो उस टाइम में दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर वाले को। तो लार्जर ई बी है बिकॉज क्यू इज मोर क्लोज टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो हम अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं 1/4πε0 क्यू। ओके, तो सबसे पहले ई बी में आप देखेंगे 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। सो 1 बी वाले चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है r माइनस एल स्क्वायर्ड माइनस 1 और ए वाले चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज r प्लस एल, इसका स्क्वायर्ड। तो ये 1/4πε0 क्यू का जो फैक्टर है वो ई बी में भी होगा, वो ई ए में भी होगा। डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है ई बी में जो डिस्टेंस आप रखेंगे वो r माइनस एल होगी, और ई ए में जो डिस्टेंस आप रखेंगे वो r प्लस एल होगी। सो यहाँ r माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ r प्लस एल का स्क्वायर, और सिमिलरली जो ये बचा हुआ टर्म है दैट इज कॉमन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट आउट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं q/4πε0 इनटू, ये एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से खुल जाएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आप यहाँ ले आएंगे r प्लस एल स्क्वायर्ड माइनस r माइनस एल स्क्वायर्ड। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आ जाता है। नाउ वी कैन सी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज q/4πε0 इनटू, अगर आप स्टूडेंट्स इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन ईजिली राइट r स्क्वायर्ड प्लस एल स्क्वायर्ड माइनस प्लस 2lr एंड माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr। ये जो टर्म है स्टूडेंट्स ये आपका न्यूमरेटर में हो गया, जहाँ मैंने a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज यूज़ करके इसको एक्सपैंड किया है, एंड
इन द डिनोमिनेटर यू हैव आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 2। आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में ये टर्म्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड नाउ यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4LR ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिस्टेंस, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है, दैट इज ऑलवेज लार्जर इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल की जो अपनी लेंथ होती है स्टूडेंट्स, फिजिकल केसेस में या प्रैक्टिकल केसेस में हमेशा कम होती है, बिकॉज डाइपोल्स हमारी जनरल लाइफ में जो होते हैं वो यूजुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, एंड इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ऑलवेज सफिशिएंटली फार इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है, काफ़ी दूर होता है। तो अब आप स्ट्रेट फॉर्म में स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज E द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं 2 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू आर की फॉर्म में, और अपॉन में आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी है Q इंटू 2L, दैट क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट, and we will understand the physical significance of dipole moment when we decide the torque acting on a dipole when it is placed in a electric field। तो जब भी आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो टॉर्क उसके ऊपर लगेगा वो डिसाइड करेगा कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। फॉर एट प्रेजेंट आई एम जस्ट डिफाइनिंग द क्वांटिटी, फर्दर आई विल टेल व्हाट विल बी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस P। तो P वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि लेंथ के अलॉन्ग ही काम करती है, और माइनस Q से प्लस Q चार्ज की ओर को इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर हम एक और अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने बताया था कि R जो है वो हमेशा डाइपोल की फिजिकल लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू आर स्क्वायर। जब भी आप किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी में से एक स्मॉल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो देयर इज़ अ सिंपल लॉ कि आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करते वक्त जो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है उसको इजीली इग्नोर कर सकते हैं, बट दैट लॉ डजंट वर्क्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर आप एक लार्ज और एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी का कर रहे हैं तो उस टाइम में आप इस तरीके का अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स द अप्रॉक्सीमेशन वर्क्स। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट विल बी आर रेज टू द पावर 4। अगर ये एक आर से एक आर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, एक पावर सप्रेस हो जाएगी, एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज Q ओवर, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज P ओवर 2P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आप ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/r³ के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इस आंसर को देख के ऐसा लगता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वायलेटिंग द कूलम्स लॉ, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप इस डाइपोल मोमेंट को एक्सपैंड करेंगे देन इट विल कंटेन अ डायमेंशन ऑफ L। इसके अंदर लेंथ की एक डायमेंशन होगी जो कि ये मीटर क्यूब की डायमेंशन को सप्रेस करके इसको मीटर स्क्वायर में दोबारा कन्वर्ट कर देगी। इट मीन्स स्टिल द सेंट्रल फोर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कंजर्व्ड, वो अभी भी वैसा ही बना हुआ रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल का जो एक्सियल पॉइंट पे है ये ऐसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि एक्सियल पॉइंट की लोकेशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो वेक्टर डोमिनेट करता है या वो फील्ड डोमिनेट करता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपको एक डाइपोल की वजह से मिलता है वो एग्जिटिंग नेचर का होगा, यानी कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड में यहाँ पर कोई पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से दूर की ओर को होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर आप छोड़ देते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स महसूस करेगा, और उस फोर्स की वजह से अगर सपोज कीजिए कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो उस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्स है और आपके पास पार्टिकल जो आपने टेस्ट पार्टिकल लिया है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इट मीन्स डाइपोल की एक्सियल सिचुएशन में अगर आप एक्सियल लाइन के अलॉन्ग किसी चार्ज को छोड़ देंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो डाइपोल हमेशा एक्सियल सिचुएशन में क्या करता है, वर्क करता है। एक्सियल सिचुएशन में अगर आप एक्सियल लाइन के अलॉन्ग किसी भी टेस्ट पार्टिकल को छोड़ देते हैं तो एक्सियल लाइन के अलॉन्ग क्या करता है, मूव करता है स्टूडेंट्स, उसको एक फोर्स महसूस होता है, और अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है तो समझिए कि उसके ऊपर कुछ वर्क हुआ है।
क्योंकि हम वर्क एनर्जी थ्योरम पहले से पढ़ते आए हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है तो उसकी एनर्जी क्या होने लगती है, मॉडिफाई होने लगती है स्टूडेंट्स। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी एक्सियल लाइन में अगर कोई टेस्ट चार्ज मूव करता है किसी भी डाइपोल की, तो हमेशा उसकी क्या होती रहती है, उसकी एनर्जी जो है वो मॉडिफाई होती रहती है, यानी कि उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली वर्क होता रहता है। आप देखेंगे कि इस तरीके के वर्क से हम लोग बच सकते हैं अगर हम इक्वेटोरियल लोकेशन का यूज़ करें, और उसी से हम आगे जनरेट करेंगे एक बिल्कुल नया कंसेप्ट, दैट इज नोन एट द कंसेप्ट ऑफ एन इक्वेटोरियल इक्विपोटेंशियल लाइन। तो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजिशन। द वर्ड इक्वेटोरियल मीन्स, इक्वेटोरियल शब्द का मतलब यह है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंसेस पे होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। सो जो स्ट्रेंथ प्लस क्यू वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वही माइनस क्यू वाला भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन में वेरिएशन है। दैट्स वाई हमें वेक्टर एडिशन रूल्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हम नॉर्मल नंबर्स की तरह उनको ऐड अप नहीं कर सकते, हमें कुछ स्पेसिफिक तरीके के वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, माइनस क्यू और प्लस क्यू हम दो चार्जेस ले लेंगे, एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। हम इसे मिला लेते हैं दोनों पॉइंट से। सपोज कीजिए कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट के स्टूडेंट जो सेंटर से ये डिस्टेंस है दैट इज R एंड दैट इज L, एंड अगेन दिस थिंग इज ऑल्सो L, और दिस ये क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल है स्टूडेंट्स। तो एंड दिस एंगल इज थीटा। तो व्हाट वी हैव टू डू कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू ने प्रोड्यूस किया होगा स्टूडेंट्स, वो माइनस क्यू की ओर को होगा, A एंड B, दैट इज EA, एंड सिमिलरली जो प्लस क्यू ने प्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स वो ऊपर की ओर को होगा, दैट विल बी E, और EA आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि A चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी B चार्ज से P पॉइंट की लोकेशन है, क्योंकि ये डिस्टेंस L है, ये R है स्टूडेंट्स। तो यू कैन इजीली अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर। सो आप ये देखते हैं कि ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ ये, और अभी देखेंगे कि इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है। सो सिग्निफिकेंस ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप ये एंगल अगर थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्टरनेट एंगल भी थीटा होगा। और जैसे आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस में अगर आप एक ऐसी क्रॉस लाइन खींचते हैं तो ये और ये इंटरनल एंगल्स जो होते हैं दे आर इक्वल बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। एंड सिमिलरली ये एंगल जो होगा स्टूडेंट्स ये भी थीटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एंगल थीटा है। और ये कंसेप्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, जब हम दो लाइन्स यूं करके खींचते हैं और आप इस एंगल और इस एंगल को देखते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल, सो दे आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिंग एंगल के कंसेप्ट से इक्वल आ गए। आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि दोनों चार्जेस की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है और दोनों चार्जेस की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस भी बराबर है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB जो होंगे वो दोनों के दोनों बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज भी इक्वल हो गया, डिस्टेंस भी इक्वल हो गई स्टूडेंट्स। और बाकी तो आपके पास केवल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू बन जाती है 1/4πε0 चार्ज की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस। आप दोनों में से किसी भी एक की चूज कर सकते हैं, दोनों सेम है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर्ड। So this thing can now be written as EA is equal to EB is equal to Q over 4πε0 into R square plus L square। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब सवाल ये है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब 180 डिग्री पे नहीं है स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों वेक्टर्स आप देख रहे होंगे कि EA और EB के बीच में थीटा प्लस थीटा 2 थीटा का एंगल है। तो अब इनको जनरल वे में कंबाइन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब हम इन्हें सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वी हैव टू यूज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए वेक्टर एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये E, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है B डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर का एंगल के साथ जो अटैच्ड कंपोनेंट होता है दैट इज ऑलवेज अ कॉस कंपोनेंट, बिकॉज यू नो अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर खींचें A, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो इसका प्रोजेक्शन होता है स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल थीटा है और ये AX है तो आप क्या लिख सकते हैं, AX इज इक्वल टू A cos थीटा। और सिमिलरली स्टूडेंट्स जो ये सामने वाला कंपोनेंट होता है इसको हम क्या लिखते हैं, A sin थीटा। सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, EB का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा दैट विल बी EB cos थीटा प्लस, एंड सिमिलरली EA का भी थीटा के साथ अटैच्ड कंपोनेंट यही है, सो दैट विल बी EA cos। तो दोनों के दोनों ऐड होने की टेंडेंसी रखते हैं। सिमिलरली आप ये देखेंगे
ये वेक्टर जो है EB वेक्टर है। ये देखेंगे कि इस वेक्टर EB के लिए जो सामने वाला कंपोनेंट है दैट इज EB साइन थीटा इन द अपर डायरेक्शन, और जो नीचे की ओर काम करने वाला कंपोनेंट है ये क्या है, EA साइन। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि EB साइन थीटा और EA साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि EA और EB न्यूमेरिकली बराबर है और पीछे का जो साइन थीटा है वो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बचता है, तो आपको मिल जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ EA कॉस थीटा। अब हम इसको सब्सटीट्यूशन कर लेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। 2 कॉस थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉस थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए मैं ट्रायंगल यूज करता हूं AOP। तो ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP में आप देखेंगे कॉस थीटा क्या होगा, बेस यानी कि इसका OA इसका बेस है अपॉन हाइपोटेनियस इज AP, सो यू कैन राइट इट एज L अपॉन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्वांटिटी तो स्टूडेंट्स पहले से ही थी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और आपने कॉस थीटा की वैल्यू इसमें और रख लेंगे L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को स्टूडेंट्स में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की पावर हाफ भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास क्या बन जाता है, अब इस सिचुएशन को अगर हम आगे ले जाएं तो हमारे पास 2Q इंटू L स्टूडेंट्स फिर से वही पुराना P आपका डाइपोल मोमेंट बन गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की पावर क्या होगी, पावर 1 यहाँ से आई, 1/2 यहाँ से आई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अगेन वी विल यूज द अप्रोक्सीमेशन, R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, so R square plus L square में you can easily ignore R square and you will get the total electric field as P upon 4 pi epsilon naught R cube। तो आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में मिल रहा है दैट इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वॉज फाउंड इन एक्सियल लोकेशन। अब एक लास्ट पॉइंट जो हमें इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वल एनर्जी की लाइंस के कंसेप्ट को जन्म देता है, वो देखेंगे हम। सो द लास्ट थिंग इज कि आप ये देख रहे होंगे कि इस तरीके के डाइपोल में ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब सपोज कीजिए कि आप किसी टेस्ट चार्ज को इस लाइन में रखते हैं स्टूडेंट्स, ये लाइन, तो होगा क्या कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो इट मींस अगर कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 इस लाइन में डिस्प्लेस होने की टेंडेंसी रखता है, अगर आप इस लाइन में किसी टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे, द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। सो इट मींस द वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Fs cos 90, दैट विल बी 0। इट मींस अगर कोई टेस्ट चार्ज इस लाइन में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, किसी भी तरीके का कोई भी वर्क उस टेस्ट चार्ज के ऊपर नहीं होता। इसका मतलब इस लाइन में मूव करने के दौरान उसकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट बनी हुई रहती है, और यही लाइन किसी डाइपोल की इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वल एनर्जी की लाइन कहलाती है। तो फर्दर चैप्टर्स में हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट इज नोन एज एन इक्विपोटेंशियल लाइन। जिस लाइन के अलोंग आप अगर मूव करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, या ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव होता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने देखा कि डाइपोल क्या होता है, फिजिकल डाइपोल्स में किस तरीके से हम उसकी अपनी ओरिजिनल लेंथ जो है उसके कंपैरिजन में जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है उसको बहुत लार्ज कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकल डाइपोल्स आर लाइक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। द गैप बिटवीन द टू एटम्स, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम और समथिंग लाइक दैट, और इसी की वजह से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। तो हर बार जब भी आपके पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या R प्लस L, R माइनस L इस तरीके के कन्फिग्रेशन आ रहे होंगे, यू कैन ईजिली इग्नोर L, ओके, इन कंपैरिजन टू R। और इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, हमेशा जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग किसी भी तरीके की कोई भी वर्क कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और इससे हमको क्या मिलती है, इक्विपोटेंशियल लाइन।
इक्वेटोरियल केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स आपको मिलता है वो आपके नॉर्मल फील्ड के कंपैरिजन में, नॉर्मल केस के कंपैरिजन में हाफ मिलता है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके पास जो एक्सियल केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑन राइट हैंड साइड बिकॉज ईबी वाज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो उसमें जो एक्सियल वाले में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसके कंपैरिजन में इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे होंगे नेगेटिव की डायरेक्शन में डोमिनेट कर रहा है। सो इक्वेटोरियल जो होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जितनी स्ट्रेंथ स्टूडेंट सपोज कीजिए कि इसकी स्ट्रेंथ ई है, तो इक्वेटोरियल में जो मिलेगा आपको अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हाफ स्ट्रेंथ के साथ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर मिसिंग है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, share it with your friends and press the bell icon for latest updates. Thank you.